नमस्कार दोस्तों, स्टडी नॉवेल्टी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास से अपनी वीडियो की शुरुआत की है। इसमें पहले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि कैसे पुर्तगाली भारत में आए और उन्होंने लंबे समय तक शासन किया। अब इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि पुर्तगाली सत्ता भारत से अगर समाप्त हुई तो इसके पीछे क्या कारण थे, उनकी क्या देन रही है, और साथ में अगर यह सत्ता भारत से पूरी तरह से हटा दी गई, जो सबसे पहले आए थे वही सबसे बाद में यहाँ से गए, तो वो कैसे गए, इसके पीछे क्या कारण थे। तो आइए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला टॉपिक है हमारा पुर्तगालियों के पतन के कारण। तो आइए कारण को ज़रा समझते हैं। इसमें जो पहला कारण है वो ये है कि जो अगर कभी वैकल्पिक मतलब विकल्प के रूप में अगर ये आता है कि बहुत सारे कारण दिए रहेंगे तो पुर्तगालियों के पतन का क्या कारण रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण है इनके जो मजबूत प्रतिद्वंदी थे। आपने देखा कि कैसे डच आए, फिर डचों ने दक्षिण पूर्व एशिया से और पूर्वी एशिया से इन्हें हटा दिया। फिर दक्षिण एशिया में भारतीय क्षेत्रों से ज़्यादातर इन्हें हटाने का काम कर रहे थे अंग्रेज़। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दो बड़ी शक्तियों ने इन्हें, जो इनसे काफ़ी मजबूत थी सैनिक मामलों में, तो इन लोगों ने इन्हें हटा दिया। तो यानी कि पहला जो कारण बनता है पुर्तगालियों के पतन का वह है इनके मजबूत प्रतिद्वंदियों का होना। दूसरा कारण है ब्राज़ील की खोज। ठीक, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना कि कैसे कोलंबस के समय में दक्षिण अमेरिका की और मतलब पूरी अमेरिकी प्रायद्वीप की कहिए महाद्वीप की खोज हुई। तो जब खोज हुई तो फिर ब्राज़ील इनके हिस्से में आया। फिर ब्राज़ील शुरू में इन्होंने बहुत हल्के में लिया, लेकिन बाद में जब वहाँ से कीमती धातुओं का पता चला तो धीरे धीरे इनका रुझान ब्राज़ील की तरफ होने लगा और फिर ये लोग इस क्षेत्र से, भारतीय क्षेत्र से अपनी रुचि थोड़ी सी कम दिखाने लगे। तो एक ये भी कारण था। इसके अलावा पतन का एक कारण था कि जो ये लोग अपना निजी व्यापार कर रहे थे। ठीक, तो अपने निजी व्यापार के चक्कर में ये लोग कंपनी के व्यापार को थोड़ा नज़रअंदाज कर रहे थे। इससे कंपनी घाटे में जाती है, घाटे में जाएगी तो उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी। कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण वह अपनी सैन्य व्यवस्था को बहुत मजबूती से नहीं स्थापित कर पाएगी, जिसका परिणाम अंत में यही होगा कि बार बार इन्हें युद्धों में पराजित होना पड़ेगा और फिर यह देश छोड़ के उन्हें जाना पड़ेगा। तो यही चीज़ बार बार हमें दिखाई भी देती है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि धार्मिक असहिष्णुता। धार्मिक असहिष्णुता भी इनके पराजय के पीछे बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है और इसी की वजह से हम देख रहे हैं गुजरात का जो शासक है बहादुर शाह, उससे इनकी प्रतिद्वंदिता है। तुर्की का जो शासक है उससे प्रतिद्वंदिता है। ऐसा नहीं कि इनकी प्रतिद्वंदिता या दुश्मनी सिर्फ मुस्लिमों से थी। इन्होंने गोवा क्षेत्र में बहुत सारे मंदिरों को भी तोड़ा था, लेकिन मुसलमानों के प्रति ये कुछ ज़्यादा ही विद्वेष रखते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि मुसलमानों ने बार बार गठजोड़ बनाकर इन्हें पराजित करने की कोशिश की और कभी कभी इसमें सफल भी रहे थे। आप लोगों ने अल्मीडा के समय में देने के साथ ही इस तरह के काम में लिप्त थे कि इनके पतन का मार्ग प्रशस्त होने लगा। इसके अलावा इनके पतन में एक कारण है विजयनगर का पतन। आपको पता है तालीकोटा युद्ध के बाद
विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया 1565 ईस्वी में। तो इस युद्ध के बाद चूँकि आपने देखा होगा कि बार बार इस राज्य को संरक्षण देने का काम जो कर रहे थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगाली इन्हें घोड़ों की सप्लाई किया करते थे, जिससे यह राज्य काफ़ी मजबूत था और विजयनगर बार बार बहमनियों को पराजित करने में सफल रहा। लेकिन जब ये खुद सत्ता से प्रतिस्थापित हो गए विजयनगर के लोग, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, तो फिर धीरे धीरे विजयनगर के लोगों ने इन्हें जो संरक्षण दिया था वो संरक्षण भी समाप्त हो गया। तो धीरे धीरे इनकी सत्ता भी कमज़ोर होने लगी। इसके अलावा अगर पतन के पीछे और कारणों की हम बात करें तो एक बड़ा कारण है स्पेन का पुर्तगाल पर अधिकार। आपको हम लोगों ने पहले भी बताया मैंने कि 1139 ईस्वी में स्पेन से ही अलग होकर के पुर्तगाल नामक एक नया देश अस्तित्व में आया था। और लेकिन आगे चल कर के 1578 ईस्वी में जब मोरक्को प्लस तुर्क लोगों ने इस राज्य पर हमला किया, किस पर? पुर्तगाल राज्य पे। तो इस मोरक्को और तुर्क गठजोड़ ने इन्हें पराजित कर दिया और यहाँ का जो राजा है सेबेस्टियन, यहाँ का राजा सेबेस्टियन पराजित हो गया, पराजित हो जाता है और मारा जाता है। बाद में इसकी जगह पर शासक कौन बना? हेनरी। हेनरी बहुत वृद्ध व्यक्ति था, ठीक है। 1580 ईस्वी में यह शासक बना और फिर कुछ ही दिनों बाद इसकी मौत हो गई। ऐसे में स्पेन के शासक ने वहाँ के युवराज फिलिप II को 1581 ईस्वी में एक तरह से सत्ता सौंप दी पुर्तगाल की। और यह सत्ता तब तक चलती रही जब तक 1640 ईस्वी में पुर्तगालियों ने स्पेन से अपने आप को अलग नहीं कर लिया, स्वतंत्र नहीं कर लिया। तो जब तक यह लोग स्पेन के नियंत्रण में रहे, स्वाभाविक सी बात थी अब जो भी राजनीतिक या आर्थिक मामले आते वहाँ पर स्पेन को वरीयता मिलती, ना कि पुर्तगाल को। और इसी का प्रभाव ये था कि पुर्तगाली जो हैं इस लड़ाई में, औपनिवेशिक लड़ाइयों में पीछे रह गए और अंत में प्रतिस्थापित कर दिए गए अपने मजबूत प्रतिद्वंदियों के द्वारा। ठीक, तो आइए ज़रा देखते हैं इनके कारणों को। हमने देख लिया पतन के कारणों को, अब ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी देन क्या है पुर्तगालियों की। पुर्तगालियों की जो देन अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है वो अक्सर फसलों के रूप में है। ठीक, कुछ फसलें जो हैं इनकी देन रही हैं, जिसमें हम लोग आलू की बात करते हैं, मक्का की बात करते हैं, इसके अलावा तंबाकू की बात करते हैं। ठीक, इन फसलों के बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके अलावा अनानास है, काजू है, चुकंदर है, लाल मिर्च है। इस तरह से बहुत सारी कृषि से संबंधित फसलें हैं, जैसे संतरा है, पपीता है। इस तरह की बहुत सारी फसलें हैं जो इन्होंने ही भारत में लेकर के आए थे। अक्सर आलू, मक्का और तंबाकू को लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इन फसलों को तो आप लोग बेहतर तरीके से याद रखिएगा। तो ये तो इनकी प्रमुख देन ये हो गई जो फसल के रूप में है कृषि के क्षेत्र में। दूसरी उनकी प्रमुख देन थी कि उन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की इन्होंने कहाँ पे? गोवा में। अब जब गोवा में इसकी शुरुआत की तो आगे चल कर के ये अन्य जगहों पर भी फैला। इसके माध्यम से जो ज्ञान विज्ञान की चीज़ें थी, जो किताबों में थीं, जो हस्तलिखित किताबें थीं, अब ये था कि प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से भारत के सभी वर्ग के लोगों के लिए पढ़ने के लिए वो सारी चीज़ें सुलभ हुई,
ज्ञान का विस्तार हुआ और ज्ञान के विस्तार से ही आप देखते हैं जागरण की, पुनर्जागरण की और प्रबोधन की संभावना बनती है, जो भारत में एक नए युग की शुरुआत करेगा। तो इस तरह से प्रिंटिंग प्रेस इस रूप में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। इसके अलावा जो गोथिक कला है, जो मध्यकालीन कला है, जो जिसे हम गोथिक कला के नाम से जानते हैं, वैसे तो ये फ्रांस से शुरू हुआ है, लेकिन यह पुर्तगाल में और पुर्तगालियों के द्वारा भारत में भी इसे लाया गया, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत ऊंची ऊंची मीनारों का, बड़े बड़े डोम का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। जो निर्माण कला है कि बड़े लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे स्तंभ हैं और उनकी पतली पतली मीनारें बनी हुई हैं। इन सारी चीज़ों को हम गोथिक कला में पाते हैं। जो गोवा में इनका गिरजाघर है, वहाँ पर भी इसका प्रभाव इस कला के रूप में दिखाई देता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा जो हम कहते हैं कि इन्होंने जो भारत में एक बड़ा काम किया था, तो वो है जापान से व्यापार। भारतीयों का जापान से जो व्यापारिक संबंध था, इसे शुरू करने का श्रेय पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। इस तरह से जापान से हमारे व्यापारिक संबंध बने, इसमें भी मुख्य भूमिका जो है वो इन्हीं लोगों की है, पुर्तगालियों की है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ इनकी महत्वपूर्ण देनें थीं। अब हम जो बात करेंगे वो ये है कि कैसे पुर्तगाली भारत से गए। अक्सर आप लोग इससे संबंधित ऑपरेशन विजय की बात करते हैं, तो ये कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ज़रा इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे भी एक बड़ी लंबी कहानी है। मतलब हम कह सकते हैं टाइटल पुर्तगालियों की वापसी, पूर्ण वापसी। ठीक है, अब हमारा देश छोड़ करके ये अपने वतन जाएंगे, पराजित होकर के जाएंगे। ये सबसे पहले आए और सबसे आखिर में गए। तो कहानी इसके पीछे बताई जाती है 1946 के समय की बात है। वैसे तो पुर्तगालियों के खिलाफ गोवा और जो गोवा के पणजी या आसपास के क्षेत्रों के लोग बहुत पहले से ही संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इस संघर्ष की वास्तविक शुरुआत 1946 से शुरू होती है। अब ये देखिए, यह समय है ब्रिटिश और भारतीयों के बीच सत्ता हस्तांतरण का। तो ज़्यादातर राजनेता तो इस सत्ता हस्तांतरण में व्यस्त थे, लेकिन एक व्यक्ति जो है, जिनका नाम है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ये इस समय बीमार चल रहे थे और बीमारी की हालत में इनके एक डॉक्टर मित्र हैं, ये इन्हें बुलाते हैं गोवा में कि आइए यहाँ पर, यहाँ का जो वातावरण है आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। और इसी के लिए वो वहाँ जाते हैं। गोवा जाने पर इन्हें पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार को, जिसके खिलाफ इन लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया था, उससे कहीं ज़्यादा क्रूर और वहशी व्यवहार तो पुर्तगाली सरकार कर रही थी और उन लोगों ने जनसभाओं पर पूर्ण रूप से रोक लगा रखा था। ऐसा पता चलने पर फिर राम मनोहर लोहिया के लिए रोक पाना बड़ा कठिन था और उन्होंने लगभग 200 लोगों को इकट्ठा किया और एक सभा का आयोजन किया। उस समय वहाँ का जो गवर्नर था, उसका नाम था मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा। ठीक, नाम समझे रहिएगा, मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा, ये इसका नाम है। और ये सब यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे और बड़े क्रूर गवर्नर थे। पूरी सत्ता ही बड़ी उनकी क्रूर हुआ करती थी। और इसी समय उन्होंने जब इस तरह का आंदोलन किया, सभा किया, तो इन्होंने राम मनोहर लोहिया को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। गांधी जी एकमात्र वह नेता थे जिन्होंने इस बात का कड़ा प्रतिवाद किया और उन्होंने अपने समाचार पत्र हरिजन के माध्यम से पुर्तगाली सरकार की कड़ी आलोचना की।
और इस समय गांधी जी का प्रभाव सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में था। और इस बात से डर करके कि कहीं गांधी जी ही फिर से आंदोलन न शुरू कर दें पुर्तगालियों के खिलाफ, वो डर गए और उन्होंने राम मनोहर लोहिया को छोड़ दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि वह बाहर आए और बाद में फिर उन्होंने दोबारा एक बार आंदोलन में हिस्सा लिए थे। हालांकि आपको पता है कि 1946 तक आते आते भारत में जो सत्ता हस्तांतरण का दौर चल रहा था वह आगे चल कर के सांप्रदायिक संघर्ष के दौर में बदल जाता है। कि सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तो चल रही थी, साथ में सांप्रदायिक संघर्ष भी भारत में चल रहा था। और गांधी जी अपने सहायक के तौर पर लगातार राम मनोहर लोहिया को साथ लेकर के चल रहे थे। इसलिए राम मनोहर लोहिया ने वादा तो किया और एक बार वापस गोवा गए भी, और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया लेकिन शीघ्र ही छोड़ दिया गया। और फिर वो तीसरी बार इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए नहीं जा पाए। ठीक है, अब यहाँ का जो आंदोलन है मूल रूप से गोवा के लोगों के द्वारा शुरू किया गया, और कह सकते हैं कि एक दल है जिसका नाम है आज़ाद गोमांतक, आज़ाद गोमांतक दल। इस दल के नेता हैं बहुत सारे लोग। इस दल के लोगों ने ही मिल करके एक सशस्त्र संघर्ष छेड़ा और गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराने का पूरा लंबा प्रयास किया। और इसी प्रयास का नतीजा था कि आगे चल कर के 1955 से ले कर के 1957 तक लोहिया के एक खास सहयोगी थे मधु लिमये। ठीक, मधु लिमये जो हैं इन्होंने इस संघर्ष में भाग लिया और इन लोगों ने काफ़ी इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। हालांकि ये लोग सशस्त्र संघर्ष में शामिल नहीं थे जैसे आज़ाद गोमांतक दल के लोग शामिल थे, फिर भी इन लोगों ने इस गोवा की आज़ादी का पूरा माहौल बनाने में पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत में जो फ्रेंच लोग थे वो भी 1954 ईस्वी में वापस चले गए, फ्रांस के लोग। ठीक, फ्रांस भी अपना यहाँ से जो भी उसका औपनिवेशिक क्षेत्र हुआ करता था, पांडिचेरी वगैरह, इसे छोड़ करके वो चला गया। तो जब ये चला गया तो अब ये था कि सिर्फ गोवा के लोग ही रह गए थे। भारत सरकार गोवा पर अब दबाव बनाना शुरू कर दी थी, जिसमें रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। वैसे तो नेहरू कहा करते थे गोवा कुछ नहीं है, बस जिस दिन चाहेंगे हम इसे मसल देंगे और समाप्त हो जाएगा, पर वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि अब वह नाटो का सदस्य हो गया था। इसलिए उससे लड़ना मतलब नाटो के देशों को भी चैलेंज करने जैसा था। इसलिए अब राजनीतिक दबाव डालना शुरू हो गया। तो 1953 में ही भारत ने अपना जो पुर्तगाल में दूतावास था उसे बंद कर दिया। जो लिस्बन में हुआ करता था दूतावास, इसे बंद कर दिया। फिर 54 में फ्रांस भी चला गया। अब 55 में इन लोगों ने पुर्तगाली सरकार पर दबाव बनाया और इस पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। ठीक, तो प्रतिबंध तो लग गए लेकिन फिर भी इन लोगों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं दिख रहा था कि ये लोग ऐसा करें कि लगे कि भारत की आज़ादी के साथ ही गोवा की आज़ादी भी सुनिश्चित हो जाएगी। और ऐसा लंबे समय तक चल रहा था और राजनीतिक बातें चल रही थी, लेकिन कभी ऐसा सफल नहीं हो पाया कि जो जैसा गांधी चाहते थे, लोहिया चाहते थे कि सशस्त्र संघर्ष के बजाय हम शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी आंदोलनों से के माध्यम से इसे गोवा को हम स्वतंत्र करा लें, ऐसा हो नहीं पा रहा था। और फिर आगे चल कर के स्थिति और ख़राब तब हो गई जब नवंबर 1961 में एक बार भारतीय मछुआरे थे, उनकी सीमा में पुर्तगालियों के क्षेत्र में चले गए थे और इन लोगों ने उन पर एक झड़प हुई, गोलीबारी कर दिया, जिसमें एक नाविक मारा जाता है, एक मछुआरा। और अब भारत सरकार ने तय कर लिया कि अब तो इनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी हो गया है और फिर इसे ही नाम दिया गया
ऑपरेशन विजय। ठीक, ऑपरेशन विजय के तहत भारत सरकार ने तय किया कि करीब 30,000 सैनिक जो हैं वो वहाँ जाएंगे गोवा को मुक्त कराने के लिए। ठीक है, और इसके लिए जो हमारे उस समय के गवर्नर हुआ करते मेजर जनरल जो कैंडेथ नाम था उनका, तो कैंडेथ साहब को इस चीज़ के लिए नियुक्त किया गया और उन्हें भेजा गया। तो उनका नाम है कैंडेथ। कैंडेथ साहब के नेतृत्व में सेना जाती है और यहाँ पर अभियान करती है। वैसे तो इसकी डेट जो थी 14 दिसंबर ही तय की गई थी, लेकिन जो भारत में अमेरिकी राजदूत थे गालब्रेथ साहब, उनके बहुत दबाव पर यह टाल करके 16 दिसंबर कर दिया गया। अब 16 दिसंबर तक पुर्तगाल के गवर्नर जो थे वसालो साहब, उनकी स्थिति यह थी कि वो इतना निश्चिंत थे कि अपने एक मित्र की बेटी की शादी में थे और एकदम निश्चिंत थे कि भारत की जैसे कोई कार्रवाई होनी ही नहीं है। ठीक है, फिर आगे चल कर के अगले ही दिन 17 दिसंबर को फिर जो गालब्रेथ साहब हैं, जो अमेरिकी राजदूत हैं, वो नेहरू से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, संघर्ष स्थितियों को ख़राब करेगा और इसे थोड़ा सा और आगे छोड़ दीजिए, कम से कम 4-6 महीने के लिए अभी कोई आप लोग अभियान ना करिए। लेकिन इनकी बात को टालते हुए नेहरू और मेनन ने तय कर लिया और ख़ुद मेनन जो है वो सेना के साथ जाते हैं और पणजी जो गोवा की सीमा में प्रवेश करती है वहाँ तक उन्होंने सेना का साथ। 17-18 दिसंबर 1961 की आधी रात को सेना ने कार्रवाई कर दी। ठीक है, और फिर सेना प्रवेश करती है और उसके बाद मात्र 36 घंटे में ऑपरेशन विजय पूरा हुआ और इस तरह से वसालो साहब ने 19 दिसंबर 1961 की रात के 9:15 बजे आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह से यह अभियान समाप्त हो गया। बाद में वसालो साहब को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल में भेजा गया। लेकिन आगे चल कर के जब हमारे जो सेनाध्यक्ष हैं जनरल PN थापर साहब, जब वो उनसे जा कर के मिलते हैं तो उन्होंने फिर उन्हें एक अच्छी व्यवस्था दिलाई और उसके बाद करीब 5 महीनों बाद उन्हें वापस अपने देश भेज दिया गया। ठीक, तो इस तरह से वह वसालो सिल्वा जो हैं, जो पुर्तगाली गवर्नर थे, वो अपने देश जाते हैं। हालांकि उनके साथ वहाँ थोड़ा सा रूखा व्यवहार होता है, लेकिन बाद में 1974 में सत्ता परिवर्तन के बाद फिर उनसे वहाँ पर सामान्य व्यवहार किया जाने लगा और सेना में उनकी पुनः वापसी हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 19 दिसंबर 1961 को हमारा देश आज़ाद हो गया और गोवा जो है भारत। इस तरह से हम लोग इस चीज़ को भी समझ गए कि कैसे गोवा को आज़ादी मिली और इस तरह से पुर्तगालियों का जो चैप्टर था वो पूरा हुआ। अगले चैप्टर में हम किसी और कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।